आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। फंक्शन डिफाइन करना है, इसका मतलब है कि वन वेरिएबल का भी फंक्शन होगा। हाँ, वन वेरिएबल का होता है और आपने शायद पढ़ा भी है। वन वेरिएबल का मैं ऊपर ही बताता हूँ, बहुत ही कॉमन सा है। जैसे आप एरिया लिखते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ आर, यानी आर का फंक्शन है। और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा ही हुआ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी ए बाई डी आर, और इसको डिफरेंशियल करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, पाई का नहीं होगा। तो पाई लिख लेंगे डी आर स्क्वायर बाई डी आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, टू पाई आर। एक्चुअली ये डी ए बाई डी आर पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो हमें चाहिए डी डी आर ऑफ ए, डी डी आर ऑफ ए, बिकॉज डी डी आर इज ए रेट ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन जो होता है वो रेट निकालता है कि जो एरिया है वो किस रेट से चेंज होगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एरिया कैसे चेंज होगा, टू पाई आर से। अगर कोई सर्किल बना हुआ है तो जब उसकी सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी तो यानी एरिया बढ़ जाएगा, ठीक। तो एरिया को जो बढ़ने की दर है वो टू पाई आर है, यदि सर्कमफ्रेंस के रेट से बढ़ेगा। ये वन वेरिएबल के फंक्शंस हैं। और इन जनरल आप लिखा करते थे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। ये किसका फंक्शन है कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो अभी तक आपने 12th क्लास तक पढ़ा है वो सब वन वेरिएबल के फंक्शंस हैं। वैसे दो वेरिएबल है इसके अंदर, एक y भी है और एक x भी है। y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जो आपका लेफ्ट में है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। और जो ये x इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और f को कहते हैं रूल। व्हाट इज f, f इज कॉल्ड एज ए रूल, ठीक। लेकिन कहेंगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है उसी के आधार पे बोला जाता है, जो आपके पास राइट में होता है, लेफ्ट तो आपका डिपेंडेंट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि ये सिलेंडर है, देख रहे हैं यहाँ पर सिलेंडर जिसका रेडियस r है, हाइट h है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर h। यानी अगर आप r चेंज करेंगे, रेडियस, इसकी रेडियस बदल दें, अगर आप ये डायमीटर बदल दें तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आर बदलने से हाइट बदल दे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बदलना मतलब कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम किसका फंक्शन हो गया देखा जाए तो वॉल्यूम आर का भी फंक्शन है और एच का फंक्शन मीन जो चेंज करे, चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर आर भी चेंज कर रहा है उसको, एच भी चेंज कर रहा है, तो फंक्शन ऑफ आर एंड एच। तो अब दोनों में ही हमको डिफरेंशिएशन मिल सकता है, यानी किस आर पे भी डिपेंड कर रहा है और एच पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास दो बार, यानी दो से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। किससे, डी वी बाई डी आर और डी वी बाई डी एच, एच के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा और आर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमने डी वी बाई डी आर लिखा है ये नहीं लिखा जाता है, तो फिर क्या लिखा जाता है, हमें लिखना ये चाहिए इसमें डेल वी बाई डेल आर। इसके नोटेशन जो हमारे चलेंगे वो इस तरीके से। जब आप कहेंगे डेल और डी में क्या अंतर है, जो डी हम यूज करते थे वो एज ए टोटल डिफरेंशियल, जब टोटलिटी हो यानी पूरी तरह से एक ही वेरिएबल पर डिपेंड हो तो हम डी यूज कर लेते हैं। जब एक वेरिएबल से ज्यादा हो जाते हैं तो हम डी वाला सिंबल ना लेके डेल ले लेते हैं, डेल वी बाई डेल आर। इसकी जगह भी हम यहाँ पर जो लेंगे वो डेल वी बाई डेल एच, ये ध्यान रखिएगा। जैसे डेल आया, डेल आने का मतलब यही हुआ कि हमारे जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक से ज्यादा है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर वी ऑफन कम्स अक्रॉस क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन टू और मोर वेरिएबल्स। अभी तो हमने दो का ही दिया है, ज्यादा भी हो सकता है टाइम पे भी डिपेंड करे। तो आर भी हो गया, एच भी हो गया, टी हो गया, डेंसिटी भी, कोई मटेरियल है उसकी डेंसिटी भी डिपेंड करे तो रो पे भी डिपेंड करने लग गया। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, ब्राइटनेस भी है, कंट्रास्ट भी करना है, कलर भी चेंज करना है, वॉल्यूम भी चेंज करना है, तो वो सब फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके पैरामीटर हैं और वही उसके सबके फंक्शन भी हैं, तो उन्हीं को वेरिएबल कहा जाता है जो बदलता रहता है या बदल सकते हैं, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट है ना, फ्रीडम है हमारे पास उसको चेंज करने की। डिपेंडेंट कौन, जो इंडिपेंडेंट को चेंज करने के बाद परिणाम स्वरूप आए। तो y के ऊपर तो डिपेंडेंसी है किसकी, x की। यहाँ पर वॉल्यूम जो डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, r और h के ऊपर। r जब बदलेगा तभी वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम अपने आप नहीं बदलेगा, ठीक। फिर से पढ़ते हैं कि we often comes across quantities which depends on two or more variables. For example,
The volume of a right circular cylinder of radius r and height h given by v equal to pi r square h depends upon its radius r and height h. Hence, we can say that volume V is the function of two variables, that is the radius and height. Similarly, the area symbol है ना ये of a triangle ABC is given by half ABC sin C. देखिए 3 पर हो गया ये साइड A B और एंगल C पर depends on three variables A B C. ये कंसेप्ट आपको पता होगा ट्रायंगल के लिए 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में है. Thus, Z is called the function of two variable x and y if Z has one definite value for every pair of values of x, y. Similarly, it is written as Z equal to f of x, y. यानी अब हम एक जनरल वे में बताने जा रहे हैं आपको. जैसे एक जनरल वे ऊपर था कि y is the function of x, क्या लिखते हैं कि y is the function of x. 12th क्लास तक पढ़ा आपने. अब आप टू वेरिएबल में जनरली क्या यूज करेंगे कि z is the function of x, y. तो z को हम कहेंगे डिपेंडेंट यहाँ पर and it is the function of two variables x, y. The variables x and y are called क्या कहते हैं इनको independent variables while z is called the dependent variable. ठीक. अब एक नोट में आते हैं. When there are more than two independent variables, it is convenient to denote by x1, x2, xn, and we say that z is a function of x1, x2, xn. We write such a function as z is equal to f of x1, x2, xn. यानी कई वेरिएबल अगर हो जाएंगे तो x1, x2, x3 ले लेंगे और z रहेगा डिपेंडेंट एक और इंडिपेंडेंट आपके पास n हो जाएंगे. ठीक. अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा. In the following discussion, we shall restrict ourselves to functions of type z is equal to zxy भी लिख सकते हैं यहाँ पर zxy भी चलेगा या f of xy भी लिख सकते हैं. And the results provided for two independent variables x and y will be assumed to be true for n independent variables x1, x2, xn. इस रिमार्क का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आगे थ्योरम्स मान लीजिए आपको प्रूफ करनी है या कोई फार्मूला डेवलप करना है, तो अगर आप दो वेरिएबल्स के लिए डेवलप कर लेंगे दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो क्या एज्यूम किया जाएगा विल बी एज्यूम्ड टू बी ट्रू फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर उस रिजल्ट को आप दो वेरिएबल के लिए ट्रू कर लेंगे तो वो n वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू माना जाएगा. यहां पर रिमार्क में ये कहना चाहते हैं. तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. कॉन्टिन्यूटी बतानी. तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है. इससे पहले आपने वन वेरिएबल का पढ़ा होगा. मैं आपको यहाँ वन वेरिएबल का लिख के दिखा देता हूँ. वन वेरिएबल में जब लेते हैं तो y इज द फंक्शन ऑफ x, और अगर आपको एट x इज इक्वल टू a कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो उसमें होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a. तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना लिमिट x टेंड्स टू a f of x, इसको लिमिट कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं जो लेफ्ट में आएगी कि लिमिट लगाई जा रही है. और f of a जो हमने यहाँ राइट में लिखा इसे कहते हैं वैल्यू. क्या कहते हैं? वैल्यू. और उसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू. तो जब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट वाली वैल्यू और एग्जैक्ट वाली वैल्यू, जो fa लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू का, एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है जो उस पॉइंट पर निकाली जाती है. तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू और पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. तो बिल्कुल सेम टू सेम यही लागू होता है यहाँ पर भी. बस यहाँ x टेंड्स टू a था क्योंकि आपके पास यहाँ वन वेरिएबल है, और वहां पर टू वेरिएबल होने की वजह से टू वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से दोनों चलते हैं, एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस. तो अगर यहाँ पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को जैसे हमने a कॉमा b लिया, वन वेरिएबल में क्या होता था, वन वेरिएबल में हमारे पास x इज इक्वल टू a एक्स एक्सिस पे होता है केवल, और टू वेरिएबल पे हमारे पास क्वाड्रेंट में होता है. ठीक. और मान लीजिए जनरल पॉइंट हमारा यहाँ एक्स वाई होता है एंड इट टेंड्स टू ए बी. वन वेरिएबल में क्या होता है, वन वेरिएबल में जनरल पॉइंट x होता है हमारे पास, तो वो टेंड्स टू x इज इक्वल टू a हो जाता है. तो वो x एक्सिस पे चलता है वन वेरिएबल वाला. और टू वेरिएबल वाला कंसेप्ट जो होता है क्वाड्रेंट में आता है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं. ठीक. इसका पूरा डिटेल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे. तो बस अभी आप डेफिनेशन याद कर लीजिए. द फंक्शन f of xy of two variables x and y is said to be continuous at ab if double limit xy tends to ab f of xy exist and is equal to f of ab. f of ab आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है और ये जो है आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट वाली वैल्यू है. ठीक. तो आई थिंक ये आपको
पूरा समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद कर लेंगे फिलहाल, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे और उससे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। वैसे जो भी डिफाइन हम करने जा रहे हैं वो लाइक ए फर्स्ट प्रिंसिपल है, और आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं बीएससी बेस टाइप से, ठीक है। अभी ये बताते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हम आपको 12th क्लास का एक बार बता दें। याद होगा कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है 12th क्लास में, तो जो इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, या जिसे कहते थे आप एफ डैश एक्स, उसका क्या फार्मूला होता था, कुछ याद है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला बनता था आपका, ठीक है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर से निकल करके आता है, बिकॉज dy by dx जस्ट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस हिंदी में तात्कालिक कहते हैं। ये हम आपको टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में बताएंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज किसे कहा जाता है, तत्कालिक किसे कहते हैं, लिमिट कैसे लेते हैं, ठीक। तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और वो अपॉन में है, यानी एफ एक्स लिखा है ये ओरिजिनल फंक्शन है, देखिए ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, और एफ ऑफ x प्लस h जो इंक्रीज्ड फंक्शन है, वहां पर हमने इसको बढ़ा करके ले रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब आप पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं तो फार्मूला जरा पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर से बता देंगे। वहां पर ये देखिए क्या लिखा है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी। तो आप देखिए एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ ओरिजिनल है, और चेंज किस पे लिया गया पहले, क्योंकि आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेड एक्स भी कह सकते हैं, जेड के नीचे एक्स लगा दीजिए सफिक्स में, ठीक। या इसको हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स भी कह सकते हैं, जहां पर जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई यूज किया गया है। डेल्टा एक्स एच भी ले सकते हैं, डेल्टा एक्स की जगह हम एच भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा एफ ऑफ एक्स वाई तो वाई में कोई चेंज नहीं किया है, बिकॉज जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी को वेरिएबल लेते हैं, और जितने अदर वेरिएबल्स होते हैं उसको उसको छोड़ करके जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दूसरे वाले जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं y का कुछ नहीं कर रहे हैं हम, y यहाँ भी है और y कॉमा के बाद यहाँ भी, केवल हमने x को बढ़ाकर कितना कर लिया था, x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ऊपर ध्यान दीजिए, लेट z इक्वल टू एफ एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y, इफ वी कीप y कांस्टेंट एंड x वेरीज, यानी अगर हम क्या कहें y को कांस्टेंट कर दें एंड x को वेरी कर दें एंड x वेरीज, देन z बिकम्स ए फंक्शन ऑफ x ओनली, z किसका फंक्शन हो जाएगा, x ओनली। द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y कांस्टेंट हो गया आपका, अब केवल x चेंज हो रहा है, इसलिए z बिकम्स ए फंक्शन ऑफ x ओनली। The derivative of z with respect to x keeping y as constant is called partial derivatives of z with respect to x and is denoted by symbol del z by del x, del f by del x, या fxy या dzx भी कहते हैं। और एक सिंबल अभी हमने आपको बताया कि z के नीचे भी अगर आप सफिक्स में x लगा देते हैं तो zx ये कहलाएगा आपका। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल को डिफाइन कर रही है डेरिवेटिव को, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय नॉर्मली आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जो सिंपल पढ़े हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज दैट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे, बट विद द डिफरेंस ओनली दैट वी ट्रीट y एज कांस्टेंट। डिफरेंस ये है कि हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक। सिमिलरली द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय del z बाय del y, del f बाय del y, या इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, f लिखकर छोटा सा नीचे यानी कि सफिक्स में लगा देते हैं fy, एंड dy z एक्सेट्रा, एंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज del z बाय del y इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, देखिए डेल्टा वाई आ गया, और ओरिजिनल फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वाई, ओरिजिनल सब्ट्रैक्ट होता है और इंक्रीज किसमें कर रहे हैं, देखिए वाई में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वाई में डेरिवेटिव, एक्स को कुछ भी नहीं किया गया, वो एक्स अपनी जगह बना हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स
कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा y, राइट। एक पॉइंट और दिया है, इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स सेकंड एंड थर्ड आर डिफाइंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग लिमिट्स एग्जिस्ट। यानी अगर हमारी ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, कौन कौन सी लिमिट, हमारी 1 और लिमिट 2 जो लिखी हुई है, यानी कि ये वाली लिमिट क्वेश्चन नंबर 1 में जो दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 में दी है। बस ये है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। एक्चुअली डिफाइन करना है कि हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा, दैट इज डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y। लेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, देन डेल z बाई डेल x एंड डेल z बाई डेल y being the function of x and y can further be differentiated partially। क्या कहना चाहते हैं, ये फिर से फंक्शन बन जाएंगे ना, तो इनको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। किसको, डेल z बाई डेल z को फिर से कर सकते हैं, डेल टू z बाई डेल y को भी फिर से कर सकते हैं, यानी अगेन कैन बी डिफरेंशिएटेड। जैसे आप पढ़ते थे ना, याद होगा आप पढ़ते थे d2y बाई dx2, ये निकाल सकते हैं आप लोग, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। We thus obtain 4 partial derivatives of z of second order। अब हम जैसे 2 है तो 2 से ये 4 बन जाएंगे। कैसे, these derivatives are written as, कैसे, del z by del x, del z by del x is equal to, आप क्या लिख सकते हैं, del 2 z अपॉन, ये याद रखिएगा मतलब कैसे ऑपरेट करते हैं कि del 2 z अपॉन del x2 is del z by del x, del z by del x, या del 2 अपॉन del x2 या f xx भी लिखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से डेल z बाई डेल y, यानी ये ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि डेल 2z अपॉन, अगर डेल y एक सेकेंड, डेल y डेल x है, ठीक, तो इसमें पहले किसका करेंगे, बाद में, इसमें x का पहले हुआ है, यानी डेल z बाई डेल x पहले डिफरेंशिएट हुआ और उसके ऊपर y वाला इंपोज हुआ। इस बात का ध्यान रखिए, जो बाहर होता है ना ये वाला, ये बाद में होता है, अंदर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट है, ठीक। दैट इज डेल 2 f अपॉन डेल x डेल y या fy। ये f y x है, इस f y x का मतलब क्या है कि हमारा पहले डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ होगा, क्लियर, और बाद में हमारा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा, y के रिस्पेक्ट में। ये yx का मतलब पहले x लिया जाएगा, बाद में y लिया जाएगा, कीप इन माइंड, राइट। उसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड नंबर वाला पॉइंट देखिए, तो पहले अगर हमारे पास z का y में हुआ और उसके ऊपर हमने लगाया ये डेल z बाई डेल x सेकंड टाइम, तो इट विल बी रिटन डेल 2z अपॉन डेल x डेल y और डेल 2 अपॉन डेल x डेल y और f ऑफ एक्स वाई। तो y जो हमारे पास है वो पहले हुआ है, बाद में हमारा x, तो इधर आप समझिए राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर y वाले तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल 2z अपॉन डेल y2 जो आपने लिखा, दैट इज डेल 2 अपॉन डेल y2 और एफ एक्स वाई आ जाएगा, तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझाया भी गया है कि नोट डेल 2 अपॉन डेल y डेल x मींस डेल बाय डेल y डेल अपॉन डेल x एंड डेल 2 अपॉन डेल x डेल y मींस डेल डेल f, ठीक। इन ऑल ऑर्डनरी केसेस वैसे तो ये बराबर होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें बराबर नहीं होते हैं, तो अभी मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ये इक्वल ही मिलेगा, ठीक। एक और नोट दिया है कि अगर u हो फंक्शन x y z का, अब यहाँ u डिपेंडेंट हो गया और x भी इंडिपेंडेंट, y भी इंडिपेंडेंट और z भी इंडिपेंडेंट, यहाँ पर तीनों इंडिपेंडेंट हो गए, कौन कौन, x y z। अभी तक z हमारा डिपेंडेंट चल रहा था ऊपर, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है या कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए देन डेल 3u, 3 बार डिफरेंशिएट अगर आपको करना है, ठीक है, तो डेल x डेल y डेल z, तो सबसे पहले किसमें होगा, नंबर 1 z में करेंगे, नंबर 2 y में करेंगे और नंबर 3 आप x में करेंगे, ठीक। यानी पहले निकालेंगे डेल u बाई डेल z, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिजल्ट, y के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे आप x के रिस्पेक्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। इस तरीके से आप 3 का कर सकते हैं। कहें तो इसका एग्जाम्पल भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि u इज इक्वल टू आपके पास x क्यूब है और y क्यूब है और आपके पास ये z
ही है सपोज करिए, और आपसे कहा जाए कि डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालिए। ठीक है, तो आप पहले इसका मतलब हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, मान लीजिए पूछा जा रहा है दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, तो जब फ्रॉम 1 आप करेंगे, फ्रॉम 1, तो डेल यू बाई डेल जेड जब निकालेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब एज ए कांस्टेंट रहेगा, डेल डेल जेड लगेगा ऑपरेटर। बाई चांस यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो ये स्क्वायर होता। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम इसका, क्योंकि 2 हो जाएगा इस वाले का डिफरेंशियल 2z आएगा, तो 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी जाके 2z, तो वो 2z आ गया आपके पास। अब जब z में हो चुका है तो इसको हम फिर किस में करेंगे, हम इसको करेंगे अब y के रिस्पेक्ट में, तो डेल y डेल z, तो जब y में करें तो y डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, y का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, और ये z हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 6x क्यूब y स्क्वायर z। अब मान ली फिर आपको करना है तो अब की बार करना पड़ेगा आपको x में, तो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब आप एक्स में कर रहे हैं ना, तो 6 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इट मेक्स 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक ये एक हमने आपको एग्जांपल डेवलप करके समझा दिया कि किस तरीके से करना है, जेड में फिर वाई में फिर एक्स में। तो अगर हम एग्जाम्पल 1 आपसे कहें करिए, तो आई थिंक ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इफ u इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई क्यूब फाइंड डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई del y given u equal to 3x square y plus 2x y की इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दी डिफरेंशिएट, तो del u by del x आपने किया, तो पहले यहाँ x का होगा तो ये जाएगा 6xy, और इसमें x का कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2y क्यूब। क्लियर, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y में करेंगे तो यहाँ y वाला 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, इसमें y का करेंगे 3y स्क्वायर यानी कि 6xy स्क्वायर हो जाएगा, तो देयरफॉर ये दोनों रिजल्ट आ गए। तो आई थिंक ये पार्शियल की जो अप्रोच है वो बहुत ही आसान है, और प्रैक्टिस करने पे काफी कुछ कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शो दैट डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी हमको ये एक आइडेंटिटी शो करनी है कि इसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सिमेट्री है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा पहचानना सीख लीजिए। सिमेट्री इसलिए है कि देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर, आंसर भी आपको डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू में देना है, फिर वो वाई हो जा रहा है, फिर 3 बार नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं उनको 3 बार करेंगे तो फिर 6 बार हो जाएगा आपका। भाई 2 बार तो एक्स में ही करना है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू, वाई वाले में 2 बार, जेड वाले में जेड के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो 6 बार नहीं हो गया। तो कुल मिलाकर हम केवल ये कैलकुलेट कर लें डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू, और सिमिलरली कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे रिजल्ट्स को, एंड 100% वी विल गेट द 0। अब वो प्रोसेस आपको शो करना है। अगर एमसीक्यू के लिए तैयार करना है तो आप इसको एज ए आंसर याद कर सकते हैं कि एमसीक्यू में ये आ जाएगा, तो इस तरह के रिजल्ट याद रखे जाते हैं। तो करेंगे कैसे, एक कंपोजिट फंक्शन है, ये पावर माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो आएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, और फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो निकला डेल v बाई डेल एक्स। अब इसका एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे हम लोग, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू डेल डेल एक्स डेल वी बाई डेल, ऑपरेटर लगा दिया हमने, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर डेल डेल एक्स। क्लियर, और ये अंदर हमने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का लगाएंगे, इस x को हम पहला फंक्शन मान लेंगे और इसको हम यहाँ पर दूसरा फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, ये 2 फंक्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल किया तो 1 आया, और दूसरा वाला पूरा पूरा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। ठीक, प्लस अब हमने ये वाला x लिख लिया, अब यहाँ x था, एक्स स्क्वायर बन गया क्योंकि और डिफरेंशियल आ गया इसके अंदर, इसलिए एक्स स्क्वायर बन गया है। ठीक है, और इसके बाद हमने पहले पावर सॉल्व करी, तो ये आ गया -3/2 आएगा पहले। ठीक है, वो यहाँ दिख नहीं रहा आपको क्योंकि ये ब्रैकेट वगैरह ओपन कर दिया गया, इसलिए माइनस की जगह प्लस हो गया, और अगर आपको करके दिखाएं सारे स्टेप तो
आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास ये माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। फिर ये जो ब्रैकेट खुलेगा ना बाहर वाला, ये तो फिर ब्रैकेट ना लगाएं, हम ऐसे कर लें। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो फिर ये हम यहाँ प्लस लगा सकते हैं, और प्लस भी लगाएंगे तो यहाँ जब पावर सॉल्व करेंगे तो -3/2 आएगा, और ये जो x आपके पास ये वाला x है वो x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो x आएगा। और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, एक पावर कम हो जाएगी ना, और फिर इनटू में 2x भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए प्लस आ रहा है, क्योंकि माइनस ओपन होगा तो प्लस कर देगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा पहले, और 2 2 कैंसिल, ठीक है, और ये वाला x और ये वाला x मिल करके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 3 मिल करके 3x स्क्वायर। आई थिंक ये पूरा समझ में आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने सिंप्लीफाई करके ऑब्टेन कर ली। अब ये कैसे ऑब्टेन करी, 1 मिनट यहाँ ध्यान देना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मैंने देखा क्लास में। हुआ क्या कि हमने यहाँ पर एक कॉमन लिया है। अब हम आपको बता दें हमने कॉमन क्या लिया है। कॉमन एक्चुअली में हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक लाइन बढ़ा दे रहे इसमें आपकी हम, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन लिया, ठीक है। और जब आप -5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर कितनी थी? -3/2, तो एक पावर प्लस करनी पड़ेगी। प्लस का मतलब आपके पास माइनस में बढ़ जाएगा, एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये तो पूरा निकल ही गया आपका, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? क्योंकि ये -5/2 निकाला था तो आपने ये वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज तो यहाँ पूरी पूरी आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये +3x² हो जाएगा, +3x² हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर बचेगा जो 3x² में से -x² निकल जाएगा, तो प्लस का 2x² और -y² z², तो माइनस ले लिया कॉमन। माइनस का यहाँ पर एक देखिएगा कहीं पर कि माइनस मैनेज हो रहा है, कैसे ये देखना है। तो इसमें एक पॉइंट देखना होगा, जो ये माइनस है तो इसका मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर एक माइनस आएगा आपका बाहर, और जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस में रहेगा और ये -3x² मान लीजिए हो जाएगा, तो ये -2x² होगा, और ये y² z² प्लस में रहेंगे, राइट। तो सिमिलरली ये जो सिमिलरली लिखा है, इट शुड बी del2z अपॉन del y2 इज इक्वल टू, ये इट शुड बी माइनस, राइट। और इसी तरीके से इसमें भी माइनस आ जाएगा, और इन तीनों को लेकर के हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड हो जाएगा, सिमिलरली समझ रहे हैं, सिमिलरली कैसे, देखिए सिमिलरली भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ आया -2x², सिमिलरली वाले केस में क्या होगा? 2y², क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है आपके पास, यहाँ है del2z अपॉन del x2, तो x आया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो y आया, यहाँ z के रिस्पेक्ट में है तो -2z आया। अब यहाँ y² z² था तो यहाँ x², जो रिमेनिंग वेरिएबल होगा y तो निकल गया, और यहाँ पर चूंकि z आएगा -2z² तो x² प्लस y² आएगा। जब आप ऐड कर देंगे तो माइनस सब में से बाहर आ गया, और x² प्लस y² प्लस z² की पावर -, क्योंकि ये तो तीनों एक ही हैं, इनमें क्या चेंज कर रहा है, इनमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x² प्लस y² प्लस z² तीनों में रहेंगे, चाहे x के रिस्पेक्ट में 2 बार करें, चाहे y में करें, और चाहे z में करें आप, ठीक। तो ये तो कॉमन नहीं रहना है, पहला ब्रैकेट कॉमन आ गया, और अंदर वाली वैल्यू सब आप जोड़ देंगे यहाँ ला करके, ठीक है। और जब इन साइड वाले ब्रैकेट की सब ऐड करते हैं तो -2x², ये दो तो x² पॉजिटिव है, तो ये x² कैंसिल, y वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए y 2 बार है प्लस का, यहाँ एक बार ही 2 टाइम माइनस z का प्लस का है, और ये z प्लस का, लेकिन ये 2 माइनस का है। तो इस तरीके से ये जब यहाँ डिफरेंशिएट जब समेशन करेंगे तो ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा ओवरऑल, तो बाहर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, और इस तरह रिजल्ट ये प्रूफ हो जाएगा।